अब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बातें थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि तेजस मार्क 1A और Su-30 MKI फ्लीट में एक ऐसा 6th जनरेशन हथियार लग सकता है जो चीन के PL-15 मिसाइल को हवा में ही टाइट कर देगा। जी हम बात कर रहे हैं राफेल की ओर से ऑफर किए गए 250 किलोमीटर रेंज वाले स्काई स्टिंग एयर टू एयर मिसाइल की। ये भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। दरअसल इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भारत को अपनी नई और बेहद एडवांस स्काई स्टिंग एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है। स्काई स्टिंग मिसाइल 6th जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर बताई गई है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलों में से एक बनाती है। यह मिसाइल न सिर्फ तेजस मार्क 1A बल्कि Su-30 MKI जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स में भी सेट की जा सकती है। इससे भारतीय वायुसेना की हवा में मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं को लगातार अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाएं आज हाईटेक हथियारों से लैस किसी भी दुश्मन का सामना करने और उसे मिट्टी में मिलाने का माद्दा रखती हैं। भारतीय वायुसेना में बहुत जल्द तेजस MK-1 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। तेजस MK-1 फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स पर भी भारी पड़ेंगे। तेजस भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसमें भारत में ही बने अस्त्र MK-3 एयर टू एयर मिसाइल गांडीव और यूरोपीय मेट्योर मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये दोनों ही मिसाइल अत्यंत घातक और अत्याधुनिक है। तेजस में इन मिसाइलों के इंटीग्रेशन से तेजस की ताकत बेतहाशा बढ़ जाएगी। गांडीव मेट्योर मिसाइल तेजस को बनाएगी खतरनाक। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी मारक क्षमता। पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के PL-15 पर पड़ेगा भारी। एयर टू एयर मिसाइल PL-15 की मारक क्षमता 200 किलोमीटर के करीब। फाइटर जेट तेजस की ताकत बढ़ने के बाद पाकिस्तान को सावधान रहना होगा। तेजस पाक एयरफोर्स को अपनी सीमा में भी 200 किलोमीटर पीछे रहकर ही गश्त करने पर मजबूर कर देगा। तेजस की ताकत को बढ़ाने वाले स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MK-3 को भारत ने डेवलप कर लिया है। अस्त्र MK-3 नाम अर्जुन के धनुष गांडीव के नाम पर रखा गया है। अब इसकी खासियत और ताकत भी समझिए। हवा से हवा में मार करने वाली महाविनाशक मिसाइल एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक से किया तैयार। मैक 4.5 यानी आवाज की रफ्तार से 4.5 गुना तेज स्पीड, 340 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता। अमेरिकी AIM-120D AMRAAM से भी ज्यादा। इसके अलावा राफेल विमानों में मौजूद मेट्योर मिसाइल को भी तेजस में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इसकी शक्ति दोगुनी हो गई है। इन दोनों मिसाइल को तेजस MK-1A और भविष्य के तेजस MK-2 को इंटीग्रेट किया जाएगा। 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है तेजस MK-1A। स्वदेशी उत्तम AESA रडार से लैस है MK-1A। 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दे चुकी है वायुसेना। 97 और विमानों की खरीद की भी मिल चुकी है मंजूरी। तेजस MK-2 इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। GEF 414 इंजन 6.5 टन तक पेलोड क्षमता से लैस होगा तेजस MK-2। पुराने मिराज 2000 MiG-29 जगुआर विमानों की ले सकेगा जगह। गांडीव और मेट्योर मिसाइल से लैस होने के बाद तेजस दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होगा। पाकिस्तान और चीन तेजस की रेंज बाहर रहकर ही खुद को महफूज रख सकेंगे। गांडीव और मेट्योर मिसाइलों के साथ तेजस पाकिस्तान और चीन के मिसाइलों के लिए महाकाल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जनरल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स, हमारे दोनों जांबाज जिनके जरिए
मैं भी समझता हूं और मेरे दर्शक भी समझते हैं कि स्ट्रेटेजी और बदलते वक्त में भारत कहां पर है। चलत विमान कोलाहल होई, ये चौपाई से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, स्काई स्टिंग का ऑफर किया जाना इजराइल के लिए एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकता है भारत के लिए, लेकिन भारतीय एयरफोर्स के लिए कितना जरूरी है और कितना इसका उपयोग भारत अपने दोनों ही एडवर्सरीज को देखते हुए अपने लिए कर सकता है, अपने साथ कर सकता है। जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। एक तो मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले माफी के साथ आपको करेक्ट करना चाहूंगा। इजराइल भारत का एक ऐसा ट्रस्टेड फ्रेंड है जो कि भारत के साथ मात्र बिजनेस कर रहा है, लेकिन मात्र बिजनेस के हिसाब से काम नहीं करता। भारत का ट्रस्टेड फ्रेंड है और वो भारत की जेन्युइनली मदद करने की मंशा इजराइल की है। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि सन 48 के बाद जितने भी युद्ध भारत ने लड़े हैं, कोई एक देश अगर भारत के साथ सदैव खड़ा रहा है, सदैव 62 से लेके 2025 तक, उस देश का नाम इजराइल है। तो इजराइल का जहां तक सवाल है, उसके लिए ये मात्र भारत के साथ एक बिजनेस करने का, पैसे बनाने का सिस्टम नहीं है। वो जेन्युइनली भारत की मदद करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब आप एयर टू एयर वॉरफेयर की बात करते हैं राजीव, तो 3-4 चीजें एयरफोर्स के बहुत सीनियर ऑफिसर बैठे हैं हमारे साथ, वो बताएंगे। 3-4-5 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आवश्यक होती हैं। एक तो ये होता है कि आपको एक लॉन्गर रेंज मिसाइल चाहिए। उसके लॉन्गर रेंज मिसाइल का अर्थ यह है कि वो आप जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज के बारे में आपने बात की, वो हमारे पास होने की आवश्यकता है, ताकि इससे पहले कि शत्रु अपने हथियारों का प्रयोग कर सके, हम उनके एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन करके, उसको ट्रैक करके, उसको हम उसके ऊपर अपना हथियार फायर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास अगर 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं भी है, तब भी अगर आप एक 6th जनरेशन मिसाइल उसके ऊपर फायर कर पाएंगे, तो मुझे लगता है वो उतना ही असर करेगा जितना कि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट ने किया होता, अगर उतना नहीं तो उसके लगभग आसपास का। पहली बात। दूसरी बात होती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपके पास अगर बढ़त होनी चाहिए, जिसके अंदर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वो लगे हुए हैं, जिससे कि ये इसको एक यूं का अगर हम कहें कि एनिमी जैमिंग से इसको लगभग इम्यूनिटी। उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और उसको टारगेट को एंगेज करने का जो इवेंचुअल जो उसका वो है, उसके ऊपर एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का असर कम होता है। कम क्या, लगभग नहीं। तो अनडिटेक्टेड ये हथियार शत्रु के फाइटर एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा सकता है। तीसरी बात जो इसकी ये होती है, जो एक प्रकार की ये एक एरोडायनेमिक लिफ्ट के बारे में कहा जाता है। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस प्रकार से प्रयोग में लाता है कि जिससे पहले की शत्रु संभल पाए, हम इस हथियार की मदद से उसको लॉन्गर रेंज के ऊपर एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि एक आरएफ सीकिंग इसमें इक्विपमेंट काफी हमारे मिसाइल अस्त्र में भी है, काफी मिसाइल्स में भी है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को सीख करके और दुश्मन के टारगेट को लॉक ऑन करके उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसमें है। तो ये भारत की मारक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसकी, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म से और आने वाले समय में हम जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, इंडिजिनसली भी बना रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को भी इस मिसाइल को हम फायर कर पाएंगे। कि एक बहुत बड़ा एसेट होता है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1999 में जब हमको एक विशेष प्रकार की मिसाइल फायर करने की आवश्यकता थी, हमने आनन फानन में वो मिसाइल खरीदी, लेकिन जब उसको जगुआर पे माउंट करने की कोशिश हमने करी, तो वो माउंट उसको आसानी से नहीं कर पाए। उसको माउंट करने में काफी समय लग गया, जिससे कि उसकी उपयोगिता कारगिल के युद्ध में उतनी कम हो पाई। अगर वही चीज हम पहले से कर पाते, तो ये जो मिसाइल आएगी,
ये हमारी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यानी कि तेजस, सुखोई, उनके ऊपर माउंट हो सकती है। और आने वाला जो जो हम एयरक्राफ्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट की जो मारक क्षमता है उसको बहुत ज्यादा गेम चेंजर, मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर सिद्ध होगा राजी। गेम चेंजर सिद्ध होगा, ऐसा मेजर जनरल मनोज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, उनका कहना है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, वो बात जो हम लगातार कई बार मैं आपके साथ रहा हूं चर्चाओं में, और ये निकलता है कि 2047 अगर हमें विकसित भारत होना है तो हमारा एजम्पशन है, हमारा अनुमान ये है कि हमारे पास करीब 60 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज कितने हैं हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन क्या तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, इनको इन मिसाइलों से इक्विप करने से हम वो हासिल कर पाएंगे जो हम सोच सकते हैं? क्योंकि विमान हमारा है, हालांकि एपीएस सिंह एयर चीफ मार्शल नाराजगी जता चुके हैं G414 इंजन देरी से मिलने के चलते। ये जो मिसाइल है स्काई स्टिंग, ये कितने बड़े गेम चेंजर की तरह होगी, एक बात। दूसरी, व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत में हैं और रूस भारत को R-37M देने की बात कर चुका है। अभी उस पर बात शुरू हो गई है, मिलनी है, मेक इन इंडिया के तहत भी है, रूस शायद लाइसेंस भी देगा, भारत में बनेंगी, कई सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। R-37M या फिर स्काई स्टिंग, भारत को किन मिसाइलों के जरिए अपने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट को लैस करना ज्यादा बेहतर रहेगा? चर्चा में मैं आपके जरिए इसका भी जवाब लेना चाहूंगा। गुड इवनिंग राजीव जी, गुड sir. इवनिंग जनरल माथुर एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि हमें ये मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज की है हमें क्यों चाहिए। मैं कॉन्सेप्चुअली इसके बारे में बात करूंगा कि हमें इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर मैं मिसाइल की बात करूंगी, मिसाइल क्या कैपेबिलिटी रखती है। आज की डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल डर्बी मिसाइल है, ठीक है, जो तेजस मार्क 1 पे लगती है, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास उससे ज्यादा रेंज की एक्चुअली देखा जाए तो कोई मिसाइल नहीं है। PL-15 का थ्रेट है हमें चाइना से, एंड PL-15 का थ्रेट हमें पाकिस्तान से भी है। रिसेंटली आपको भी पता है कि एमराम का भी जो पाकिस्तान का परचेज कुछ क्लियर हो गया है F-16 मिसाइल्स के लिए, जैसे यूएस बिहेव कर रहा है, द वे इट बिहेव्स। तो एमराम भी एक बहुत पोटेंट मिसाइल है और वर्ल्ड की मोस्ट प्रूवन मिसाइल है, क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे वॉर्स में जिसमें नेटोज और अमेरिका इन्वॉल्व रहा है, सब में वो यूज हुई है, उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। तो हमें स्क्वाड्रन नहीं है या हम इंतजार करते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें वो गैप फिल करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि अस्त्रा मार्क 3 का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो बाई 2029 होगा। हमारे पास अभी प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम इस 2-3 साल के गैप को फिल कर लेते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि वॉर अब नहीं होगा या हमारी इच्छा से वॉर नहीं होता, सिंदूर कभी भी हो सकता है। तो इसलिए ये मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 तरह की मिसाइल्स होती है मेनली फाइटर एयरक्राफ्ट पे। उससे एक चीज को क्लियर कर, फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी साइड इन हो चाहिए अगर उस वेपन्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो बात नहीं करते क्राफ्ट की कैपेबिलिटीज की, दो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी मैनोवरिटी, उसकी स्पीड, उसका हाइट गेन करना, उसका डिसेंड करना, उसका वेपन्स के साथ इंटीग्रेशन, और एयर डिफेंस सिस्टम में ISC से नोड्स में उसका इंटीग्रेशन। लेकिन अगर कोई एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे वेपन कैरी कर है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो हम वेपन्स की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट की कम करते हैं। एक्टिव मिसाइल होती है, एक सेमी एक्टिव मिसाइल होती है, एक हीट सीकिंग मिसाइल होती है, और जिसको IR मिसाइल भी बोलते हैं, और एक होती है क्लोज कॉम्बैट मिसाइल। तो क्लोज कॉम्बैट की तो हम बात नहीं करते। जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है उनकी एक्यूरेसीज बहुत ज्यादा नहीं होती, जो लॉन्ग रेंज हीट सीकिंग होती है, जैसे Su-30 पे सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल हीट सीकिंग मिसाइल। इंपॉर्टेंट है एक्टिव मिसाइल। एक्टिव मिसाइल क्या होती है, फायर एंड फॉरगेट होती है, कि आपने एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाके टर्न सकता है। वो डिस्टेंस क्या होता है, वो जैसे आपने टारगेट को एक्वायर किया, इनिशियली आप मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के थ्रू मिसाइल को डेटा पास करते हैं, जो एयरक्राफ्ट का रडार टारगेट को पिकअप कर रहा होता है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके मिसाइल अपना रडार खोल लेती है और उसका इंडिकेशन एयरक्राफ्ट में आता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट टर्न अवे हो जाता है। बाकी सब मिसाइल्स में एक्यूरेसी और
दूसरे दुश्मन के पास जाने का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि दुश्मन भी अपनी मिसाइल चला के आपको थ्रेटन कर सकता है। तो इसलिए सारा वर्ल्ड इस समय एक्टिव मिसाइल्स के पीछे, हमें भी होना चाहिए। अस्त्रा मार्क 3, डर्बी, ये सब मिसाइल्स हैं। और Su-30 पे जो आरवे में मिसाइल लगती है उसकी रेंज सफिशिएंट नहीं है PL-15 और एमराम के को काउंटर करने के लिए। तो हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए। और अब बात आती है वाई स्काई स्टिंग और R-37M। देखिए, ये तो जब हमने राफेल खरीदा था तो हमने F-15, F-18, यूरो फाइटर सारी स्टडीज हुई थी। तो इनके ट्रायल्स होंगे, स्टडीज होंगी, और पूरा सब कुछ स्टडी करके ही लिया जाएगा। Q2 आई थिंक, जो मैंने सुना है दूसरे क्वार्टर 2026 तक का प्लान है ये स्टडी कंप्लीट करने का, और उससे उस समय ऑर्डर प्लेस करने का। इनिशियल 200-300 यूनिट एटलीस्ट हमारी 2 स्क्वाड्रन इसके साथ इक्विप्ड हो जाए। लेकिन दोनों R-37M भी बहुत कैपेबल मिसाइल है और स्काई स्टिंग भी बहुत कैपेबल मिसाइल है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो हमें मिसाइल की इन्वेंट्री में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम। कल और आज की डेट में जब हम जिस चीज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो कौन सा कंट्री, किस देश, कब कौन से कॉन्फ्लिक्ट में कौन सी साइड में बैठेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। इसलिए मैं जनरल माथुर की बात से सहमत हूं कि एटलीस्ट इजराइल पे इतना ट्रस्ट तो किया जा सकता है कि वो इंडिया के हो सकता है अगेंस्ट में जाके ना बैठे। उसने कभी सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आने दी। वैसे तो इजराइल की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्री बेस्ड है। वो कुछ हमें फ्री में नहीं देते, तो फ्री में कोई भी नहीं देता, पैसा वो भी लेते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें कहाँ से सप्लाई मिल सकती है। तो हम रशिया से भी लेना चाहिए, हमें फ्रांस से भी लेना चाहिए, और इजराइल से भी लेना चाहिए, जब तक हम इन मिसाइल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते। राजीव जी, वाकई मेजर जनरल अनुज माथुर सर, PL-15 मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक बड़ा अच्छा नाता है। मैंने, आपने और मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप दोनों ने वो सॉफ्ट किल ज़रूर देखा होगा जो PL-15 का बताया जाता है। इसके ज़रिए भारत ये भी जान गया होगा कि PL-15 की खासियतें क्या हैं और PL-15 को कैसे उसको ओवर पावर किया जा सकता है। क्या भारत R-37 जैसी मिसाइल या इन मिसाइलों को, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, स्काई स्टिंग की बात कर रहे हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करे? क्योंकि आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं सर। इन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए या एयर चीफ मार्शल APS सिंह की उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा तेजस का प्रोग्राम डिले करने के पीछे सबसे बड़ी वजह जी का इंजन की देरी से सप्लाई करना है? 2 इंजन इस महीने मिल रहे हैं, अगले साल से 10-10 इंजन देने की प्रॉमिस कर रहा है जी, लेकिन कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप कौन सी कुल्हाड़ी अपने पैर पर कब मार लें। मेजर जनरल अनुज माथुर। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं देखिए आपको 2-3 बातें बताता हूँ। आप इस ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा टेक अवे, बहुत बड़ा लेसन जो मेरे हिसाब से इस ऑपरेशन सिंदूर से हमें मिला है, वो ये मिला है कि हमको बहुत जल्द एक AI एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन फोर्स की आवश्यकता है। आप कितना भी कहते रहे कि हमने PL-15 को ये कर दिया, उसको वो कर दिया, उनका पूरा AD डोमिनेट कर दिया, लेकिन वो हो गया, वो हमने कर दिया। उसकी वजह कई और है, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आवश्यकता क्लियरली निकल करके सामने आई है कि आपको बहुत पोस्ट हेस्ट अपनी मिसाइल ड्रोन फोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी उपयोगिता में कोई कमी आई है, बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। जो रिस्पॉन्डेंस एयर चीफ मार्शल APS सिंह की हिसाब से चाहिए और जो टाइमिंग है, वो टाइमलाइंस हमको मीट करने की आवश्यकता है राजीव। वो उसका और कोई तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यही बात होती है जब आप कोई इक्विपमेंट एक ट्रस्टेड फ्रेंड से लेते हैं, या फिर एक अमेरिका जैसे, ये हेनरी किसिंजर की बात कभी हमको भूलनी नहीं चाहिए। अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक और अमेरिका की दोस्ती बेहतर, ये शब्द उसने किया था इस्तेमाल। तो मेरा ये मानना है कि हमको इस बात का भी, जब हम डिसाइड करते हैं तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो उसकी फर्दर लॉजिस्टिक चेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सन 48 से लेकर आज तक इजराइल हैज नेवर लेट यू डाउन। जब आपके पास आपके GPS नहीं थे, तब इजराइल ने 1999 में कारगिल के टाइम पे वो आपको दिया था। तो मेरा ये मानना है कि रूस और इजराइल थोड़ा ज्यादा ट्रस्टेड हैं। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, आई अग्री, लेकिन
अभी जो आपका प्रश्न है वो ये है कि क्या हम ट्रेडिशनल इक्विपमेंट जो प्लेटफॉर्म्स के हैं वो भी होने चाहिए, आपको किन सर्कमस्टेंसेस में उनकी आवश्यकता है, किन सर्कमस्टेंसेस में आपको मिसाइल ड्रोन फोर्स की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार का वॉरफेयर हम आज देख पा रहे हैं राजीव, आप चाहे वो यूक्रेन में वॉरफेयर हो या कहीं भी हो, किस प्रकार से यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का एक बड़ा जबरदस्त फ्लीट और ड्रोन फोर्स की मदद से खत्म कर दिया, तो उसको 30-32 उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जी। उसने उड़ा दिए। तो आने वाले समय का द फ्यूचर जो है वॉरफेयर का, ट्यूपल ऑफ सीरीज के कई उनके बड़े बॉम्बर्स उड़ा दिए, ये चीजें बदल जरूर रही हैं सर। लेकिन आप लोगों से बात करके एक बात जब जब बात करता हूं, इस बात का यकीन होता जाता है कि अगर हमारे हाथ मजबूत नहीं रहे तो वो भीख मांगने के लिए ही आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।